Hello students, welcome to Gnanmanjari Vidyapeeth Online Education. I am Abhishek Goswami. I hope that you all are fine and safe at your home. So in the last lecture we have completed our unit number 1 social and political life, and in the today's lecture we are going to start our history unit number 2 life under colonial rule. So first of all we will start our chapter number 5 when people rebel 1857 and after. So let's get start the chapter. So first of all let's move to concept time 1. So it is increasing power of the East India Company. In the unit number 1 we have discussed about the emergence of East India Company in the India. Like first of all in 1600 AD East India Company was established by the court of director from Britain country. Then we have discussed about there are many European companies that arrived in India like Portuguese, Spanish, then Dutch and French East India Company. But some clashes between these all companies and ईस्ट इंडिया कंपनी एमर्ज एज अ मोनोपोली, लाइक उसकी मोनोपोली हमारे इंडिया में देखने को मिलती थी. सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट इंक्रीजिंग पावर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी. लाइक उसने ये सभी कंपनीज को हरा दिया है, लाइक डच है, पोर्टुगीज़ है, फ्रेंच, ये सभी को हरा दिया है. बट अब इसका पावर हमारे इंडिया में कैसे बढ़ेगा. सो ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया एज अ ट्रेडिंग कंपनी. The British did not come with the intention to rule. However, after their victory in Battle of Plassey, they began to assert their authority over India as they realized that they could increase their profits if they established their rule over India. Therefore, after Battle of Plassey in 1757, the British began bringing Indian territories under their control. हमने लास्ट चैप्टर में यही देखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे इंडिया में आई थी फॉर द ट्रेडिंग एक्टिविटी. उसका मेन फोकस था ट्रेड करना है और ज़्यादा से ज़्यादा मनी को अपने कंट्री पे ट्रांसफ़र करना है. बट इंटेंशन बदला आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी. बैटल ऑफ प्लासी में काफ़ी अच्छी विक्ट्री मिली थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को. दैट्स वाई देयर फोकस शिफ्टेड टुवार्ड्स द रूल ओवर इंडिया. पूरा फोकस ही शिफ्ट हो गया आफ्टर विक्ट्री ऑन बैटल ऑफ प्लासी. एंड धीरे धीरे ब्रिटिश ने इंडियन टेरिटरीज को ब्रिंग करना स्टार्ट कर दिया और उस पर रूल करना स्टार्ट कर दिया. सो लुक एट द मैप्स गिवन बिलो एंड ऑब्जर्व हाउ द टेरिटरीज अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल एक्सपांडेड ओवर द ईयर्स. लाइक इन 1765 we can see that some less amount of territories that British had. Then map of India from 1837, in this map we can see that almost half India under the control of British rule. And map of India from 1857, like large part of India like Indian subcontinent was under control of British control. So यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पहले ओनली ट्रेड पे फोकस था. धीरे धीरे आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर धीरे धीरे इसने अपना एक्सपांशन किया. और हम बात करें कि 1857 के रिवोल्ट के बाद पूरा इंडिया इसके कंट्रोल में आ गया था. नॉट ओनली इंडिया बट करंट पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सभी टेरिटरीज को ब्रिटिश ने गेन किया था. देन नेक्स्ट पॉइंट, रीजंस फॉर द डिसकंटेंट. As the British expanded their territories, they implemented new policies that created discontent among the people. हम बात करें कि जैसे एक्सपांशन हुआ तो ब्रिटिश को भी कुछ पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस करना पड़ा, जैसे कि सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये सभी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट भी करना पड़ा. बट दिस पॉलिसीज़ दैट क्रिएटेड discontent among the people, from the native rulers to the soldiers and the farmers, these new policies impacted the lives of many in negative ways. सभी को अफेक्ट हुआ, जैसे कि नेटिव रूलर्स थे
सोल्जर्स थे, फार्मर्स थे, पेजेंट्स, लेबर्स, ये सभी को काफ़ी इफ़ेक्ट पहुंचा थ्रू दिस न्यू पॉलिसीज़. What made the people so unhappy with the ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल? सो कौन से ऐसे रीज़न थे जिससे हमारे इंडियन पीपल अनहैप्पी थे विद द ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल इन इंडिया? सो फोर मेजर इफेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया. लाइक फर्स्ट, न्यू पॉलिसीज टुक पावर अवे फ्रॉम द रूलर्स, लीडिंग अ डिसकंटेंट. मीन्स जो रूलर्स थे इसकी पावर को छीन लिया थ्रू द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन. ऐसी पॉलिसी थी जिससे हमारे रूलर्स का पावर छीन लिया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने. दैट्स वाई डिसकंटेंट वॉज emerge in the rulers. Then there was exploitation of peasants through demands for higher revenue. हम सब जानते हैं कि जो peasants है इसके पास से काफ़ी हायर रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था, तो एक तरीके से देखें तो peasants का एक्सप्लोइटेशन हो रहा था. थर्ड रीज़न, पुअर ट्रीटमेंट ऑफ सेपॉइज लेड टू डिसकंटेंट अमॉन्ग द ट्रूप्स. मीन्स जो हमारे इंडियन सोल्जर्स थे इसको काफ़ी पुअरली ट्रीट किया जाता था इन द ट्रूप्स, इन द आर्मी, तो उसमें भी डिसकंटेंट हुआ. एंड फोर्थ रीज़न, इंटरफियरेंस विद द इंडियन ट्रेडिशंस एंड सोशल कस्टम्स अपसेट द मैसेस. मीन्स हमारी कुछ ट्रेडिशंस थी, हम सोशल कस्टम्स में काफ़ी मानते थे, वी आर वेरी रिजिड टुवार्ड्स अवर ट्रेडिशंस एंड सोशल कस्टम्स, बट ब्रिटिशर ने हमारी ये कस्टम्स ट्रेडिशंस पे इंटरफियरेंस करना स्टार्ट किया. जैसे सिंपल एग्जांपल है सती सिस्टम. सो ब्रिटिशर्स बैंड सती सिस्टम, देन दे encourage some activity like widow remarriage, then they banned child marriage. सो ये हमारे ट्रेडिशंस पे भी इंटरफियरेंस कर रहे थे. सो हमारे जो भी रिजिड पर्सन है दे आर वेरी discontent towards the British rule. Then what are the effects towards the Indian people? So first of all, effect number one, the British introduced various policies to expand the territory under their control. These policies led to many rulers losing their powers, thus causing discontent. इफ़ेक्ट नंबर वन क्या है कि कई सारी पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया और इस पॉलिसी के द्वारा हमारे इंडियन रूलर्स को अपना जो रूलिंग एरिया है ये देना पड़ा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को. सो रूलर्स who were discontent with British rule. First of all, Rani Lakshmi Bai was the queen of Jhansi, and the British refused to accept her adopted son as the next king of the Jhansi. Means रानी लक्ष्मी बाई ये भी डिसकंटेंट इसका था टुवार्ड्स ब्रिटिश रूल, बिकॉज रानी लक्ष्मी बाई के हस्बैंड थे जिसकी डेथ हो गई थी और उसके बाद कोई उसका सन नहीं था, बट एडॉप्टेड सन को उसको किंग बनाना था. बट ब्रिटिश ने रिफ्यूज़ कर दिया कि आपका कोई हेयर नहीं है, कोई वारसदार नहीं है, तो आप मीन्स आपका कोई एडॉप्टेड सन भी कोई नया राजा नहीं बन सकता. सेकेंड है द ब्रिटिश रिफ्यूज टू कंटिन्यू द पेंशन ऑफ नाना साहेब, द एडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव सेकेंड. नाना साहेब का पेंशन रद्द करवा दिया था, रिफ्यूज़ कर दिया था ब्रिटिशर ने. दैट्स वाई पेशवा बाजीराव के एडॉप्टेड सन नाना साहेब feel discontent towards the British rule. Third, Wajid Ali Shah was the Nawab of Awadh. The British took over his territory by declaring that he was not governing it properly. वाजिद अली शाह ये अवध के नवाब थे और ब्रिटिश ने ऐसा बहाना बनाया कि आप प्रॉपरली अपने स्टेट को, अपने रीजन को गवर्न नहीं कर रहे. दैट्स वाई अब ये हमारी जिम्मेदारी होगी कि आपके रीजन को हम गवर्न करेंगे. फोर्थ रीज़न, द ब्रिटिश वांटेड टू पुट एन एंड ऑफ मुगल रूल. इन 1856 गवर्नर जनरल कैनिंग डिक्लेयर्ड दैट बहादुर शाह जफर वुड बी द लास्ट मुगल एम्परर. मुगल एम्पायर 1527 से स्टार्ट हुआ
एंड इसका एंड हुआ इन 1856। मीन्स जो लास्ट मुग़ल एम्परर थे बहादुर शाह जफ़र, ये काफ़ी वीक थे और उसकी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा थी। दैट्स वाई गवर्नर जनरल कैनिंग ने ये डिक्लेयर कर दिया कि बहादुर शाह जफ़र वुड बी द लास्ट मुग़ल एम्परर। इसके बाद कोई मुग़ल एम्परर नहीं होगा, कोई मुग़ल एम्पायर आगे नहीं बढ़ेगा। Then let's learn about effect number 2. So the company introduced many harsh land revenue policies like the permanent settlement system and the Rayatwari systems to get more revenue from the taxes. The peasants felt exploited as they were forced to pay higher taxes. When they were unable to pay these taxes, they had to take loans from the money lenders. In the event of not being able to pay back the money, their land was taken away from them, making them even poorer. हमने यूनिट नंबर 1 में डिस्कस किया था कि कंपनी ने कई ऐसी हार्श पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस किया था फॉर द फार्मर्स, लाइक परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम एंड रायतवारी सिस्टम। ये सिस्टम क्या थी? फॉर द कलेक्टिंग ऑफ रेवेन्यू एज अ टैक्स। सो पेजेंट्स काफ़ी एक्सप्लॉइटेड फील कर रहे थे क्योंकि काफ़ी हाई टैक्सेस होते थे। हम बात करें कि कुछ ऐसी सीज़न होगी जैसे कि अगर फेल्यूर ऑफ क्रॉप हो गया तो दे आर अनेबल टू पे टैक्सेस, बट स्टिल दे हैड टू टेक लोन्स फ्रॉम मनी लेंडर्स एंड स्टिल दे हैड टू पे दिस टैक्सेस आफ्टर फेल्यूर ऑफ क्रॉप। तो ये सिस्टम थी कि अगर आपका क्रॉप फेल्यूर हो गया है फिर भी आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। सो फार्मर कैसे टैक्स को देगा? उसका प्रोडक्शन अच्छा नहीं है तो उसके पास कोई मनी नहीं होगे, तो फार्मर्स मनी लेंडर से लोन्स लेते हैं और मनी लेंडर काफ़ी हाई इंटरेस्ट में लोन देगा, तो उसका जो पेमेंट है इसको भी कंप्लीट करना काफ़ी मुश्किल होगा। सो इन द इवेंट ऑफ नॉट बीइंग एबल टू पे बैक द मनी, द लैंड वॉज टेकन अवे फ्रॉम दैम एंड मेकिंग दैम इवन पुअरर। अगर ऐसी सिचुएशन हुई कि ये मनी लैंडर्स को भी नहीं पहुंचा पाया तो उसकी लैंड को टेकन अवे मीन्स उसकी लैंड को छीन लिया जाता था। सो मेकिंग दैम इवन पुअरर, और कंडीशन धीरे धीरे ज़्यादा पुअर बनती जा रही थी। सो दिस वॉज द मेन रीज़न फॉर द डिसकंटेंट ऑफ पेजेंट्स टुवर्ड्स द ब्रिटिश रूल। Then let's learn about effect number 3. So the sepoys or the sipahis were unhappy with the company for various reasons. Some of these reasons listed below. Sepoy means सिपाही, सोल्जर, ये भी काफ़ी अनहैप्पी थे। तो क्या ऐसे रीज़न थे जिससे ये सभी अनहैप्पी थे, डिससेटिस्फाइड थे? फर्स्ट रीज़न, इंडियन सेपोइस वर अनहैप्पी विद द मिस ट्रीटमेंट, the lower pay and the conditions of service. जनरली ब्रिटिश आर्मी में जो इंडियन सेपोइस थे इसको काफ़ी कम सैलरी दी जाती थी कंपेयर टू ब्रिटिश सेपोइस, तो ये भी एक डिसकंटेंट का कारण है। मैनी इंडियन सेपोइस हेल्ड टू कल्चरल बिलीफ दैट दे वुड लूज देयर कास्ट एंड रिलीजन इफ दे क्रॉस द सी। The company passed a law in 1857 making it compulsory for all the army troops to serve overseas. हमारे इंडियन कल्चर में एक बिलीफ थी कि अगर कोई एक बंदा, कोई एक सिपाही कोई सी को पास करेगा मीन्स कोई फॉरेन कंट्री पे जाएगा तो उसकी कास्ट और रिलीजन को वो खो देगा, मीन्स कोई उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा उसकी कास्ट के पर्सन। बट ब्रिटिशर्स ऐसे कोई मिलिट्री कैंपेन के लिए हमारे ट्रूप्स को, हमारे सेपोइस को बाहर फॉरेन कंट्री पे भेजते थे, तो इससे भी एक डिसकंटेंट हुआ। नेक्स्ट, द न्यू एनफील्ड राइफल्स वर लोडेड बाय बाइटिंग ऑफ द एंड ऑफ पेपर कार्टेज। द कवर्स वर सस्पेक्टेड टू बी ग्रीस्ड विद काउ एंड पिग फैट। मीन्स एक राइफल है जिसको इंट्रोड्यूस किया गया इन द
ब्रिटिश आर्मी जिसका नाम था एनफील्ड राइफल। एंड एनफील्ड राइफल का जो भी कार्टेज है, जो पेपर है, इसको अगर हम खोलते हैं देन उसके बाद में जो ग्रीस कवर होगा इसको हमें खोलना है, तो इसके लिए हमें हमारे माउथ का यूज़ करना है। एंड हमारे इंडियन सोल्जर्स को ऐसा लगा कि ये जो ग्रीस है इसमें काव एंड पिग फैट का मांस, उसका जो नॉन वेज मीन्स कहे तो ये यूज़ किया है। तो हमारे जो इंडियन सोल्जर्स है ये काफ़ी अपने रिलीजन के टुवार्ड्स काफ़ी फेथ रखते हैं। अगर ऐसा पता चलता है कि गाय और पिग फैट का मांस यूज़ हुआ है इन द गन, तो ये सभी मना कर देंगे कि हम ये गन को नहीं चलाएंगे। सो हिंदू एंड मुस्लिम सेपोइस कंसिडर्ड दिस an insult of their religions. So that's why इंडियन सोल्जर्स और मुस्लिम सोल्जर्स को ऐसा लगा कि ये हमारे कल्चर के ऊपर, हमारे रिलीजन के ऊपर ये इंसल्ट है। दैट्स वाई डिसकंटेंट यहाँ पर भी था। देन इफेक्ट नंबर 4, द ब्रिटिश पास्ड लॉज which Indians believed were against their traditions and social customs. Some of these laws were mentioned below. मैंने आपको बताया कि हमारा जो रिलीजियस एक्टिविटी है उस पर इंटरफियंस था ब्रिटिश लोगों का। लाइक द ब्रिटिश पास्ट लॉ एबोलिशिंग सती इन 1829. Sati was practiced by Hindu widows who would sacrifice their lives by sitting on their husband's funeral pyre. सती सिस्टम जिसको बैन किया गया इन 1829 बाय ब्रिटिश रूल। सती सिस्टम क्या था? जो भी हिंदू विधवा है ये अपने हस्बैंड के साथ ही उसका सेक्रीफाइस किया जाएगा, मीन्स फ्यूनरल में उसको भी साथ में बिठाया जाएगा और उसको भी मरना पड़ेगा। तो ये सिस्टम को बैन किया था ब्रिटिशर्स ने। ये सिस्टम को बैन करना काफ़ी ज़रूरी था, बट जो रिजिड पर्सन थे इसका मानना था कि दिस सिस्टम इज़ वेरी गुड, मीन्स ये सिस्टम हमारी एक कल्चरल बिलीफ है, आप इस पे इंटरफियंस नहीं कर सकते। देन द ब्रिटिश ऑल्सो पास्ड अ लॉ अलाउिंग विडो री मैरिज इन 1856। मीन्स 1856 में ब्रिटिशर्स ने विडो री मैरिज एक्ट लाया था। इससे क्या होगा, जो विडो है उसका सेकेंड टाइम मैरिज करवाएंगे। बट अगेन हमारे जो रिजिड पर्सन है ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि विडो के री मैरिज होने चाहिए। थर्ड पॉइंट, दे पास्ड अनदर लॉ इन 1850 that allowed people who had converted Christianity to inherit property. सो 1850 में एक ऐसा लॉ पास किया गया था कि जो भी पर्सन क्रिश्चियनिटी पे कन्वर्ट होगा तो उसको प्रॉपर्टी दी जाएगी। मीन्स उसको हम ये सभी पॉलिसीज से दूर रखेंगे, मीन्स आपको ये पॉलिसीज का नहीं मानेंगे तो चलेगा। तो ये भी एक रूल है जो हमारी सोसाइटी को डिसकंटेंट के लिए काफ़ी इनफ था कि क्रिश्चियनिटी को प्रमोट किया जा रहा है इन इंडिया। सो हमारे हिंदू रिलीजन है, मुस्लिम रिलीजन है, इस पे भी डिसकंटेंट हुआ था। So this is about our today's video. In this video we have started our chapter number 5, history unit number 2, and in this chapter first of all we have discussed about increasing power of the British East India Company. Then we have discussed about reasons for the discontent in India. Like there are 4 major reasons for the discontent towards English rule. First of all, new policies that introduced by the British rule that created discontent towards the native rulers. Second, exploitation of peasants was very important reason for the discontent. Third reason, poor treatment of sepoys in the British army. And fourth reason, interference of British East India Company towards our Indian religion. So these all reasons are responsible for the creation of discontent towards the British East India Company, and you must remember these all reasons. So I hope you understood very well about these topics,
and if you have any doubts regarding this topic, you can ask me anytime. So now this is end of the video. In the next video we will move further in this chapter. So तब तक के लिए stay home, stay safe. Thank you.